54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है मनु ने एक घड़ी 1476 रुपया में और एक कुर्सी 674 रुपया में बेची, अर्थात हम कह सकते हैं टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया। टोटल विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे 2150 रुपया आया। ध्यान रखना है प्रश्न में कह रहा है कि जब दोनों को बेचा जाता है तो क्रय मूल्य से 25% के बराबर लाभ होता है, अर्थात ये क्या हो गया 125 कर सकते हैं क्रय मूल्य के लिए गुना 100, 4 25 चौका 25 पचे 5 चौक 20 5 तिया 15, ये कितना हो गया 0 4 तिया 12 4 चौक 16 और 1 17, अर्थात दोनों यानी कि कुर्सी और घड़ी का कुल क्रय मूल्य कितना 1720 रुपया हुआ। आगे कह रहा है क्या, यदि उसने घड़ी को 1300 रुपया में और कुर्सी को क्रय मूल्य पर ही बेचा तब उसे 5% के बराबर हानि होता है। समझना है दोनों का क्रय मूल्य 1720 रुपया है तो 5% यदि हानि पर बेचा गया होगा तो 1720 की तुलना 100 से यानी गुना 95, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य 2, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया ये 1634 रुपया। अब समझना है कि 5% पर हानि पर बेचने का मतलब 1634 रुपया में बेचा गया है, जिसमें से 1300 रुपया तो घड़ी को बेचा गया है, अर्थात 334 रुपया जो बेचा गया वह कुर्सी, और कुर्सी को क्या चीज़ क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है। और दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1720 रुपया, जिसमें से कुर्सी का क्रय मूल्य 334 रुपया है। तो इसमें से 334 हम घटा देंगे तो घड़ी का क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 1386 रुपया। आगे 54 के बाद आ जाते हैं 55। 55 नंबर दिया हुआ है 3 + √2 और कितना है 12 - 4√2, दोनों का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, जैसे ए और बी है, इसका मध्यानुपाती का मतलब दोनों का गुणनफल का वर्गमूल। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल। चलो गुना कर देना है, गुना कर देते हैं 3 12 तिया 36, इधर 3 4 तिया 12 यानी -12√2, फिर 2 को गुना करेंगे इधर +12√2 प्लस माइनस 4 दूनी 8, ये से ये तो घट ही गया, वर्गमूल में 36 में से 8 गया कितना √28, √28 का मतलब 2√7। आगे 55 के बाद 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न गलती है, थोड़ा सा इसको सुधार कर देते हैं। तो 56 नंबर कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। ये जो हुआ उत्तीर्ण वाला विद्यार्थी और ये जो हो गया अनुत्तीर्ण वाला, दोनों के बीच का रेशियो 4 और 1 का है। आगे कह रहा 5 विद्यार्थी कुल परीक्षा में बैठता है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 2 कम और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 7 अधिक होगा। वहाँ पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 2 कम और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 7 अधिक, तब जाकर के अनुपात कितना होता 49:11। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसको सुधार लेना है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 4x और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या x। ध्यान देना है 4x, उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या कितना 7 बढ़ा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या कितना तो 2 घटा, और तब जा कर के ये कितना हो जाता है 49/11। इससे क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान जो भी आएगा वो करना है। उसके बाद टोटल विद्यार्थी कितना होगा 5x प्रारंभ में, चूँकि 4x और 5x, x का मान रखेंगे, प्रश्न बनेगा। तो वहाँ पे सुधार कर लेना है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या में 2 की कमी होती है, और टोटल विद्यार्थी की संख्या में 5 का वृद्धि होता है।
आगे कौन सा है? 56 के बाद 57। नंबर कह रहा है 25,000 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 20,000 रुपया की अन्य राशि पहले वाली दर से 2% अधिक पर निवेशित की जाती है यदि दोनों राशियों का निवेश एक समान अवधि के लिए हो। ध्यान देना है, पहला राशि कितना है? 25,000 रुपया और दूसरा राशि कितना है? 20,000 रुपया। तो दोनों के बीच का रेशियो की बात करें तो 5 और 4 का रेशियो है। ध्यान रखना है कि दोनों के लिए समय समान है, अर्थात दोनों का जो मिश्रधन डिपेंड करेगा किस पर? दर पर। या फिर ब्याज किस पर निर्भर करेगा? दर पर। पहला पर ब्याज यदि R है तो दूसरा पर क्या हो जाएगा? R+2। और तब जा कर के दोनों क्या होता है? धन बराबर हो जाता है। अर्थात क्या करेंगे? 5R बराबर 4 × R+2 कर देते हैं हल। 4R इधर आ जाएगा माइनस में, R बराबर कितना? 8%। 57 के बाद 58 पे आते हैं। 58 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? चलो प्रश्न लिख देते हैं, अच्छा प्रश्न है। 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379, एक टर्म ये दिया हुआ है। दूसरा टर्म में क्या दिया हुआ? 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166। ध्यान रखना है, इसमें 2-3 बात याद रखना है। a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से विभाजित होगा। विभाजित होगा यदि n बराबर विषम संख्या। ये याद रखना है कि a की पावर n प्लस b की पावर n यानी 20 में प्लस हो तो a प्लस b से विभाजित होगा। कंडीशन क्या है? यहाँ विषम संख्या होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि a प्लस b यानी a की पावर n प्लस b की पावर n का रूप का है और पावर क्या देख रहे हैं? विषम संख्या में, अर्थात a प्लस b से विभाजित होगा। तो a प्लस b को क्या करेंगे? 527 प्लस 473, अर्थात ये 1000 से क्या होगा? विभाजित होगा। एक चीज़ और याद रखना है, a की पावर n माइनस b की पावर n यदि n बराबर सम संख्या यानी पावर में क्या हो? सम संख्या, तो a प्लस b से भी ये विभाजित होगा और a माइनस b से भी विभाजित होता है। ध्यान रखना है क्या चीज़? कि यदि माइनस में हो और पावर सम संख्या हो तो a प्लस b से भी विभाजित होगा और a माइनस b से भी विभाजित होगा। अब यहाँ देख रहे हैं पावर क्या है? सम में, अर्थात ये 527 प्लस 473 से भी कटेगा और 527 माइनस 473 से भी कटेगा। यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 1000 और ये दोनों को घटाएंगे 4, 12 में से 7 गया 5, यानी ये 54 से भी कटेगा पूरा और ये 1000 से भी कटेगा। अब प्रश्न समझते हैं, कह रहा है क्या कि दोनों में से सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो सार्वगुणनखंड दोनों में कितना है? 1000, अर्थात 1000 से यह दोनों कटेगा। ऑप्शन में देखते हैं 1000 नहीं है तो 1000 जिससे कटे वो हो जाएगा। तो आंसर क्या कितना है? 100 हो जाएगा, क्योंकि 1000 100 से कट रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों बात याद रखना है। आगे 58 के बाद 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर कह रहा 8 संख्या का औसत कितना है? 30 दिया हुआ है। पहली 2 संख्या का औसत 25 है, अगली 3 संख्या का औसत 28 है और जो शेष 3 संख्या दिया हुआ है उसका औसत ही पूछ रहा है। हाँ, तो प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं ताकि आसानी लगे। करा 8 संख्याओं का औसत 30 है, 2 संख्या का औसत 25, अगला 3 संख्या का 28
और आगे कह रहा है छठी संख्या 7वीं से 7 कम हो, 8वीं से 9 कम हो। देखो छठी, 7वीं और 8वीं का तुलना दिया हुआ है कि एक से 7 कम है और दूसरा से 9 कम है, लेकिन लास्ट में पूछा जा रहा है क्या चीज़ कि तीनों का औसत ही, अर्थात ये जो दिया हुआ 7 कम और 9 कम उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको निकालना है क्या, ये 3 का औसत ही। तो औसत निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 30 का सिलेक्शन करना है। कितना कम ले जा रहा है, 5 कम ले जा रहा है, माइनस हो जाएगा। ऐसा ऐसा कितना, 2, 5 दूनी 10। फिर यहाँ कम ले जा रहा है 2 का 6 माइनस में, और ये किस पे पड़ेगा, 3 पे, तो ये कर देंगे। 30 में से 10 हो 16 यानी 5.1/3 घटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखते हैं कि अलग होने की बात है ना, तो अलग होगा, कम लेकर के जाएगा तो प्लस होगा। जैसे 8 आदमी का हिस्सा 30-30 रुपया है, 2 आदमी 25 रुपया लेकर के गया, मतलब अपना हिस्सा 5-5 रुपया छोड़ करके गया, तो शेष जो बचेगा उसको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा के लिए प्लस, यहाँ प्लस होगा, अर्थात ये कितना हो गया, 35.1/3। आगे 59 के बाद कौन सा है, 60 नंबर। चलिए 60 नंबर दिया हुआ है क्या, a² + b² इंटू x² माइनस √2 इंटू a + b इंटू x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो। ध्यान रखना है कि ये द्विघात समीकरण का रूप है, क्योंकि मैक्सिमम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण का मान वास्तविक और बराबर तभी संभव है जब d बराबर क्या हो, 0। d किसको बोला जाता है, विविक्तकर या विवेचक, और d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। अब निकाल देते हैं इस पे, b कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर कितना, 2 इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये कितना हो गया, a² + b², c बराबर कितना, 1 ही, बराबर 0। हल कर देते हैं, ये कितना हो गया, 2 इंटू a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये इसको इधर भेज दें तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 इंटू a² + b², ये 2 दूनी 4, देखो 2a² + 2b², a² घटेगा, बच जाएगा क्या, a², फिर b² इधर जाएगा, b² घटेगा, ये + 2ab इधर जाएगा तो -2ab बराबर 0, अर्थात ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात a - b बराबर 0। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 60 के बाद कौन सा है, इकसठ नंबर पे आता है। 61 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा बी और सी मिलकर एक काम को जितने समय में पूरा कर सकता है उसके 4/5 समय में ए अकेला कर सकता है। चलो ध्यान देते हैं। कह रहा बी और सी जितना समय में करता है उसका 4/5 समय में ए अकेला करता है, अर्थात समय की बात है तो 5 और 4 दोनों के टाइम का रेशियो, ये समय का रेशियो लिख देते हैं यहाँ, समय का रेशियो। तो चूंकि समय जो होता है क्षमता का क्या होता है, उल्टा, तो क्षमता की बात की जाए तो 4 और 5 का अनुपात हो जाएगा। चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये 4 और 5 का अनुपात होगा। आगे क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर जितने समय में पूरा करता है, ए और सी मिलकर बी उससे दुगना समय में, अर्थात ये यदि 1 समय ले रहा है तो बी दुगना समय ले रहा है, तो फिर क्षमता क्या हो जाएगा, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। क्षमता से हमको मतलब रखना है ए, बी और सी की क्षमता की बात की जाए। अच्छा, इसको थोड़ा मिटा करके फिर से बनाते हैं, हर जगह नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ, b + c × a। हमको क्षमता से मतलब है ना, तो क्षमता वाला लिखते हैं 4 और 5, a + c और b का अनुपात कितना है, क्षमता का 2 और 1, ये 1 और 2 समय का है, हमको क्षमता निकालना है।
अब तीनों का क्षमता निकाल लें, ए बी और सी का क्षमता कैसे निकालेंगे। तो रेशियो जब हम पढ़े होंगे तो रेशियो का नियम क्या कहता है कि जो चीज़ समान है उसको समान करना है। और यहाँ पे समान क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कितना है 9, और a प्लस बी प्लस सी इसमें क्या है 3, जबकि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 3 से गुना कर दें। a का मान कितना आ गया 5, b का मान कितना आ गया 3, अब c का मान कितना आ गया, तो a प्लस सी कितना है 6 है, जिसमें से a 5 है, तो c का मान कितना आया, क्षमता 1 आया। कह रहा तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना, 5 3 8 और 1 9, 5 दिन में टोटल इतना काम किया होगा। सी अकेला अपनी क्षमता से यानी ए के हिसाब से डी दिन में करेगा, तो डी का मान क्या आ गया 45। आगे कौन सा है, 74 नंबर। 74 नंबर कह रहा नंदिनी अपनी मासिक वेतन का 25% LIC में खर्च करता है और शेष वह अपनी माँ को दे देता है। यानी 25% LIC पे खर्च कर रहा है तो 75% माँ को दिया। अब माँ जो क्या करता है, सामान खरीदने पर 20% खर्च करती है और 14,700 रुपया शेष बचाता है। तो ध्यान रखना है कि माँ का भी अपने आप में क्या होगा, पैसा जो होगा 100% होगा, जिसमें 20% वह खर्च करती है, मतलब 80% बचाती है। तो माँ के पास कुल कितना धन है 100। और यदि ये माँ के पास 100 धन है अपने आप में, तो माँ को कितना मिला था, तो नंदिनी 75% ही दी थी, क्योंकि 25% तो LIC में, यानी इतना की तुलना 100 से नंदिनी का वेतन क्या होगा 100। काट छाट कर देते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 20 25 100, 20 चौक 80, ये 4 तिया 12 से काट देते हैं, 4 से 4 ये कट गया, 3 से 3 चौका 12, 2 3 नमा 27, काट छाट करके जो आ गया वही आंसर 0 0 9 5 45, 5 चौक 20, 4 24,500 रुपया। 74 के बाद कौन सा है, 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में धारा की चाल नाव की चाल का 25% है। ध्यान देना है, ये नाव की चाल कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल कितना, तो कह रहा शांत जल में नाव की चाल जितना है उसका 25% धारा की चाल है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 12 का 1/4 का मतलब कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो गया। कह रहा है आगे क्या कि 54 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो समय कितना लगेगा, तो t बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और चूंकि धारा के विपरीत जा रहा है तो विपरीत में क्या होता है, चालों का अंतर। तो चाल का अंतर कितना हो गया, 9 छक 54, यानी 6 घंटा लगेगा। 75 के बाद 77 नंबर। चलो 77 नंबर देख लेते हैं। कह रहा एक संख्या का 3/4 155 और 265 के औसत के बराबर है। तो 155 और 265 का औसत, तो 155 प्लस 265 बराबर कितना, 5 5 10, 6 5 11 और 1 12, 2 1 3 1 420, और इसका औसत यानी 2 से भागा देंगे, ये 210। कह रहा है क्या कि 3/4 किसी संख्या का 3/4, तो 3/4 का मतलब संख्या यदि 4 होगा तो इसमें से 3 ये है, तो संख्या क्या होगा 4। इसका 50% पूछ रहा है ना, तो 50% का मतलब यानी आधा, 2 से भागा देंगे, 3 7 21, 2 दूनी 4 यानी 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है 3 संख्या में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 25 अधिक है, तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा, 50 हो जाएगा। देख लेते हैं, पहला और दूसरा का औसत कितना है, जो भी औसत है दूसरा और तीसरा, दूसरा प्लस तीसरा के औसत से 25 अधिक है, यानी +50, यानी दोनों बराबर हो गया। कर देते हैं, पहला प्लस दूसरा बटा 2
बराबर दूसरा प्लस तीसरा प्लस 25 दूना 50/2, 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 घट गया। तीसरा इधर आ जाएगा तो पहला माइनस तीसरा बराबर कितना आ गया 50, यानी पहला और तीसरा का अंतर कितना आया 50 आ गया। आगे कौन सा है 78 के बाद? चलो 83 नंबर। कौन? 80 नंबर। ये रीजनिंग है। 83 नंबर पे आता है। दिया हुआ है क्या 10 सेक स्क्वायर। अच्छा 10 सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 13। चलो देखना है कि यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 यदि कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 13। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। 9 गुना 1 बराबर 9। ये इधर जाएगा 4 होगा, अर्थात सेक थीटा बराबर कितना हो गया 4 घटेगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। सेक थीटा के किस मान के लिए 2 होता है? तो थीटा बराबर 60 डिग्री के मान के लिए 2 होता है। 83 के बाद अब मैथ है ही नहीं, कौन सा है? 89 नंबर। हालांकि रीजनिंग टाइप का लग रहा है, देख लेते हैं फिर। कह रहा एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों A, B, C, D, E और F की आयु का योग 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना है? चलो देखते हैं। यदि A व्यक्ति का आयु मान लेते हैं x, तो B कितना होगा? तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के आयु का अंतर कितना है 5 साल बाद पैदा होता है, तो B हुआ होगा इसके 5 साल बाद, यानी B का x - 5। दूसरा क्या C का कितना होगा इससे 5 कम, यानी x - 10। D का इससे 5 कम, यानी x - 15। फिर E का x - 20, फिर F का x - 25 और E सब का योग कितना है? प्लस भी हो सकता है। वो हम मान लिए A का x इसीलिए घटते गया। यदि हम मानते F का x तो इधर से बढ़ते जाता। अब कह रहा सबसे बड़ा x का मान निकालना है। चलो 1 2 3 4 5 6x माइनस कितना, तो 10 5 15 15 15 30 20 50 और 25 75 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 105 और 75 180, यानी x का मान कितना आ गया 30 वर्ष। और तो नहीं है, चलो रहने देते हैं।